So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आप लोग अपने अपने सीट्स पर आ जाइए और कॉपी पेन अपने निकाल लीजिए। आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट आपके हो सकते हैं। तो ध्यान सामने स्क्रीन पर रखेंगे, ठीक है, इधर उधर नहीं देखेंगे। जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करें, कोई डाउट है तो क्वेश्चन करें। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर, अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर बना कर रखिए। चलिए तो बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। हम लोग प्रोजेक्टाइल के रिलेटेड बातें कर रहे हैं, प्रक्षेप गति के रिलेटेड, ठीक है। और हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अब तक कवर अप करी हैं, जिसमें कि हमने ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आपके साथ डिस्कस करे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पर बेस्ड करे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमसे तीन चीज़ें अक्सर जो हैं डिस्कस की जाती हैं, जो कि है प्रक्षेपण काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास, ठीक है, टी, एच और आर। अब इनसे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक। तो इसी को ही कवर करते हैं और आगे की बातों को हम समझते हैं, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं क्षैतिज परास की। यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज की। क्षैतिज परास की यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज का जहां तक कि हमको फॉर्मूला याद है वो होता है R = U² sin 2 थीटा अपॉन G, है ना। ये तो फॉर्मूला पढ़ा हमने, फॉर्मूले जरूर याद रखने इस चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से रिलेटेड काफी कुछ जो है बातें इसमें आती है। U² sin 2 थीटा अपॉन G। तो जो रेंज है इसे अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्षैतिज परास निर्भर करता नंबर 1 नंबर। देखिए ये हमारे पास वस्तु है जिसको हमने प्रक्षेपित करा है और ये इसका वो बिंदु है जहां पर ये वस्तु आकर गिरी है, ठीक है, ठीक। तो क्षैतिज परास किन दो बातों पर निर्भर करता है, किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, वो ये है कि एक तो इस बॉल को आप कितनी तेजी से यहां से फेंकते हैं, ठीक है। एक तो आप इस बॉल को कितनी तेजी से यहां से फेंकते हैं, जो कि इसका प्रारंभिक वेग होगा, यानी जिसे हम चाल कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं। दूसरी चीज, आप उसको किस कोण पर फेंकते हैं, किस एंगल पर फेंकते हैं, प्रक्षेपण कोण आपका क्या है, उस पर भी ये निर्भर करता है। तो जो हमारा क्षैतिज परास है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। आपने वस्तु को कितनी चाल से फेंका है ना, और दूसरी चीज कि कितने कोण पर उसको फेंका है। तो जो आर का मान है वो यू और थीटा पर यहाँ पर निर्भर करता है। अगर मैं बात करूं अधिकतम दूरी तक ये बॉल जाए, अधिकतम दूरी तक ये बॉल जाए, मतलब कि मैं बॉल को इस तरीके से फेंकूं कि ज्यादा से ज्यादा दूरी तक जाए, तो मुझे उसके लिए एंगल क्या रखना चाहिए, जरा सोचने की कोशिश करते हैं। अगर हम चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि आर का मान हमको अधिकतम प्राप्त हो, फॉर आर मैक्सिमम, आर का मान अधिकतम प्राप्त होने के लिए इन सारी चीजों को, इसको देखो ये तो कांस्टेंट है, गुरुत्व जो गुरुत्व के कारण त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, इसका मान तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज हम कर नहीं सकते। ऊपर जो U² है और ये sin 2 थीटा है, इसकी वैल्यू हम मैक्सिमम रख सकते हैं। U क्या है भाई, चाल है हमारी, है ना। अब चाल तो हम अपने हिसाब से कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है, चाल। लेकिन उसके अलावा एंगल की बात करें तो एंगल में हम देखते हैं कि sin 2 थीटा, साइन का मान अधिकतम कब होता है, जब साइन 90 डिग्री हो, जब साइन के साथ का कोण जो है 90 डिग्री हो, यानी कि जो 2 थीटा है इसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो होनी चाहिए 90/2, मतलब 45। तो जब
कोण जो होगा 45 का होगा, तब जा करके हमको आर का मान अधिकतम मिल पाएगा। तो आर मैक्स, आर का जो अधिकतम मान होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 45 आ गया अपॉन जी, और ये हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, अपॉन जी। तो आर मैक्स की जो वैल्यू आई, अधिकतम जो क्षैतिज परास आएगा वो आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो जब आप 45 डिग्री के एंगल पर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो उसका क्षैतिज परास अधिकतम होगा, ठीक है, उसका क्षैतिज परास क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना ही नहीं, जो क्षैतिज परास होगा, जो आर मैक्स होगा, वो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्पीड, तो आपको स्पीड भी जो है ज्यादा से ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? नोट डाउन कीजिए। यहां से हमको जो बात पता चली है वो कुछ इस प्रकार है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर आर का मान अधिकतम यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, ठीक है। मैक्सिमम होगा, बट कितना मैक्सिमम होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। अब ये यू स्क्वायर अपॉन जी को आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर। अगर हमको आर का मान सबसे अधिकतम चाहिए तो वो 45 डिग्री एंगल जो है बेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप चाल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यू की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो आपको और ज्यादा वैल्यू उससे ऊपर मिलने लगेगी क्षैतिज परास की। आई होप यहाँ तक की बात जो हो गई आपको समझ में आई होगी। इसको जल्दी से नोट डाउन आप कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, किसी प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार, यानी कि पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और उसकी जो इक्वेशन होती है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। अगर आपसे पूछी जाए तो आपको डायरेक्टली इसके फॉर्म में आंसर करना है, ठीक है। तो यहां तक हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक यही है, इस टॉपिक में हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और नई चीजों को सीखते हैं। अब तक हमने देखा डियर स्टूडेंट्स, जो पाथ था, जो हम ये कह रहे हैं जो मोशन था, प्रोजेक्टाइल जो मोशन था, वो जमीन से हम किसी वस्तु को फेंक रहे थे और वो वापस से जमीन में गिर रही थी। मतलब इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था अब तक, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था अब तक, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रक्षेप गति अब तक चल रही थी। अब की बार हम क्या करेंगे, हम इस वस्तु को जमीन से नहीं फेंकेंगे। अब की बार हम इसे जमीन से नहीं फेंकेंगे बल्कि किसी ऊंचाई से फेंकेंगे। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी छत से मैं अब की बार ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा, ठीक है। इसकी छत से मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा, मतलब हाइट से फेंकूंगा, हाइट टू ग्राउंड। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। तो आज की क्लास में हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट को पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में हम लोग क्या देखते हैं। सपोज आपने किसी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, अभी देखो इसके दो केसेस हैं। अभी हम जो जिसके ऊपर बात कर रहे हैं सिर्फ उसको ही ध्यान में रखेंगे, आपके माइंड में और केसेस भी आएंगे, उनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
चीजें सारी डिस्कस होंगी। अभी हम सिर्फ एक केस की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ा, आप यहाँ पर खड़े थे, ठीक है, आपने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने उसको सीधा छोड़ दिया जमीन की तरफ, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है भाई, इस केस में जो ऑब्जेक्ट की जो यहाँ से आपने वेलोसिटी दी है, सपोज हम इसको u वेग के साथ, आप बोलते हैं कि u वेग के साथ हमने इसको फेंका है, तो हर जगह पर वेग के दो कंपोनेंट्स होंगे भाई। यहाँ पर कुछ अलग वेग होगा, यहाँ पर कुछ अलग वेग होगा, है ना, यहाँ पर कुछ अलग वेग होगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो x दिशा का जो वेग है vx, x डायरेक्शन का जो वेग है वो तो कांस्टेंट रहता है पूरी यात्रा के दौरान। वो क्या रहता है, पूरी यात्रा के दौरान कांस्टेंट रहता है, मतलब कि उसके मान में हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। जहां पर vx जो है यानी जो y दिशा का वेग है वो धीरे धीरे हमको बढ़ता हुआ दिखता है, वो हमको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखता है। और क्यों बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि इस पर कंटिन्यूअसली जो है जी जो है काम करता है, स्मॉल जी काम करता है, इसको जमीन की तरफ खींचने की कोशिश करता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा तेजी से गिरने लगती है ना, इसको हमने फ्री फॉल की कंडीशन पढ़ी, ठीक है। तो सिमिलरली उसी कंडीशन में क्या होगा, सामने की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन नीचे की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो हर पॉइंट के बाद बढ़ने लगेगी, जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट का रास्ता होगा वो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो हम यहाँ पर जो बातें हमने करी हैं उनको लिखते हैं, जो 2-3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं इनको लिखने की जरा कोशिश करते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में वेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में, y एक्सिस के डायरेक्शन में वेग बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है आप इसमें लिख सकते हैं, g के कारण, स्मॉल g के कारण, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो जो रास्ता है वो तो अभी भी पैराबोलिक है, परवलयाकार है, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं, ये सारी चीजें जो है सेम रहने वाली है। जो हम न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम 2 तरीके अपनाएंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको मैं समझा रहा हूं कि न्यूमेरिकल करने के पीछे क्या तरीका आपको अपनाना है। देखिए भाई, रेंज की अगर बात करेंगे तो यहां से सपोज हमने कोई वस्तु छोड़ी, रेंज उसकी यहां से यहां तक होगी, ये क्या होगी भाई, रेंज आर। तो ये कौन सी एक्सिस में, ये है एक्स अक्ष में। तो रेंज के लिए आप एक्स अक्ष का जो मोशन है, एक्स अक्ष का आप गति है उसको उसके साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी समझा रहा हूं, ठीक है, अभी समझते समझते हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तो और ज्यादा समझेंगे, ठीक है। जब हम बात करेंगे समय की, कितना टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, टी, जो टाइम है आप उसको y अक्ष में या x अक्ष में कहीं भी जो है ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे हाइट की, तो वहां पर आप जो है y एक्सिस का ही मोशन लेना, ठीक है। आप समझते हैं क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फिलहाल जल्दी से इसे आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। फिर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इंटरेस्टिंग सा, उसको करते हुए हम लोग समझेंगे और अच्छे तरीके से कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमको किस रणनीति के साथ वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जरा जल्दी से नोट डाउन करेंगे बच्चों। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखते हैं और इसके बेसिस पर हम जो अब तक हमने सीखा उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से, 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से एक वस्तु या कण हो गया, पार्टिकल हो गया, है ना, क्षैतिज गिराया जाता है, क्षैतिज दिशा में गिराया जाता है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज शॉर्ट कर रहा हूं, जस्ट वही चीज लिख रहा हूं जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्षैतिज दिशा में
5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिराया जाता है, ठीक। समझ रहे, अपने दिमाग में इमेज बनाइए, इस कंडीशन को जो इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। वस्तु द्वारा सतह या फिर जमीन पर पहुंचने में लगे समय को ज्ञात कीजिए। लगे समय को ज्ञात कीजिए। चलिए भाई बात करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है और एक रफ डायग्राम बनाना है। ये रही भाई हमारी 20 मीटर की बिल्डिंग जिसके ऊपर हम खड़े हैं। सपोज ये 4 मंजिल की इमारत है। चलिए ये जमीन है, ठीक है। इसके ऊपर हम खड़े हैं और हमने यहाँ से क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट को क्षैतिज दिशा मतलब ऐसे, क्षैतिज दिशा मतलब सीधे सामने की तरफ फेंका है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। समझ रहे हो बात को? ये जो हो गया वेग 5 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम हमको निकालना है, समय हमको ज्ञात करना है। समय t बराबर क्वेश्चन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैंने बोला था आपको कि आप किसी एक विशेष दिशा में इसको ऑब्जर्व करना। टाइम के लिए मैंने आपको बोला है, टाइम के लिए आप y डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो। किसको? y डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो। जब यहां पर क्षैतिज दिशा में वस्तु को फेंका है, मतलब वस्तु को सामने की तरफ फेंका है। ये 5 मीटर पर सेकंड जो है ये x दिशा में वेग है, सामने की तरफ, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है x डायरेक्शन है, तो सामने की तरफ जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। अगर मैं बात करूं vy की, तो vy यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेग है। इसको uy कह लेते हैं, चलो इसको हम कह लेते हैं ux और uy। तो प्रारंभिक वेग यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड था, लेकिन वो क्षैतिज दिशा में था। क्वेश्चन में लिखा हो बच्चों, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्षैतिज दिशा में हमारा ये वेग है 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं uy की बात करूं तो नीचे को तो नहीं फेंका है। uy तो स्टार्टिंग जिस वक्त पर फेंका है उस वक्त पर uy y दिशा में जो वेग है वो 0 है। ये बात हमको माननी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए जो चीजें हमको यहाँ से दिख रही है उनको एक बार नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ये वस्तु अभी यहाँ पर है और ये वापस यहाँ पर आ गई। कहने का मतलब है इन शॉर्ट, अगर मैं विस्थापन देखूं तो ये वस्तु ने यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन लिया। क्या ये विस्थापन 20 मीटर होगा? बिल्कुल होगा। तो जो y दिशा में जो विस्थापन है, क्या ये y दिशा में जो विस्थापन है जिसको मैं sy से निरूपित करूंगा, क्या ये 20 मीटर होगा? लेकिन माइनस होगा। लेकिन क्या होगा? माइनस होगा, है ना। नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से अगर ऊपर जाता तो प्लस होता, नीचे जा रहा है तो माइनस होगा। विस्थापन एक सदिश राशि है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है? ये विस्थापन है। वस्तु का जो विस्थापन हुआ है टोटल वो 20 मीटर का हुआ है, माइनस 20 मीटर का हुआ है। प्रारंभिक जो वेग है y दिशा में, अब देखो मैं सारी चीजें y अक्ष के रिस्पेक्ट में लूंगा। तो जो प्रारंभिक वेग है y अक्ष की दिशा में वो क्या है? 0 है। जो त्वरण है y अक्ष की दिशा में भाई वो क्या है? बोला है ना यहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा हर एक पॉइंट पर, जो इस बॉल की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? y दिशा में। और ये बॉल धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ आएगी। सामने की तरफ जो इसका वेग रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा भाई 5 मीटर पर सेकंड पूरी यात्रा के दौरान, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ जो इसका वेलोसिटी होगी, नीचे की तरफ जो वेग होगा वो बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो ay इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी होगा। क्यों? क्योंकि जी ये ऊपर और ये नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। जी की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। जी की डायरेक्शन भी क्या है? ऑपोजिट है, इसीलिए माइनस जी आएगा, ठीक है। जो कि हम माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है तो आपको वो लेना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप अपना काम चला सकते हैं। अब हमको टी निकालना है, तो हम एक इक्वेशन देखते हैं। गति के समीकरण को हम अब लगाएंगे और इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो s की जगह तो आ जाएगा sy, u की जगह आ जाएगा uy, ठीक है। और a की जगह आ जाएगा, a की जगह भी आ जाएगा ay और हमारी इक्वेशन बन गई। अब
अब इसे सॉल्व करते हैं हम आगे और अपना आंसर जो है निकालते हैं। तो एस वाई की जगह आ जाएगा -20, ठीक है, इज इक्वल टू यू वाई इज 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू है -10 इंटू टी स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो -20 बराबर ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं और -10/2 आ जाएगा यहाँ पर इंटू टी स्क्वायर। ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 20 बचे 5 आ जाएगा। 5 4 जा 20, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ±2 सेकंड। माइनस का 2 सेकंड हमारे लिए यूजफुल वैल्यू नहीं है, इसीलिए अपना आंसर आया प्लस का 2 सेकंड। यानी कि अगर इस बॉल को या फिर इस ऑब्जेक्ट को इस 20 मीटर की बिल्डिंग से छोड़ूंगा और इस वेलोसिटी के साथ छोड़ूंगा तो 2 सेकंड बाद ये जमीन पर पहुंच जाएगी इस पॉइंट पर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन दोबारा से करते हैं। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन अगर इसमें ही ऐड कर दिया जाए, एक और क्वेश्चन को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसका क्षैतिज परास भी निकालो। ये बताओ कि यहां से आपने बॉल को छोड़ा और वो यहां पर पहुंची, तो बताओ ये जो रेंज है ये कितनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया, आर पूछ लिया गया, तो आर आप कैसे निकालेंगे देखिए जरा। आर को आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखिए। अब क्या बोला, अगर समय निकालना है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी, अगर परास निकालना है तो उसके लिए अलग। क्या बोला, एक्स डायरेक्शन का मोशन अब की बार हम कंसिडर करेंगे। तो यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट यानी किसी ऊंचाई से प्रक्षेपण की बात होगी तो हमको थोड़ा सोच समझ करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और गति के समीकरण से हमारा काम हो जाएगा। गति की जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, उनसे ही हमारा काम हो जाएगा। अभी हम एक्स अक्ष की दिशा में गति को ले रहे हैं। भाई एक्स अक्ष में जो विस्थापन है वही तो क्या है, वही तो हमारा क्षैतिज परास है। एक्स अक्ष की दिशा में जो विस्थापन है बच्चों वही हमारा क्या है, विस्थापन है। अगर मैं बात करूं प्रारंभिक वेग एक्स अक्ष की दिशा में तो वो तो 5 मीटर प्रति सेकंड था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। और एक्स अक्ष की दिशा में जो त्वरण है वो 0 है। सामने की तरफ कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा त्वरण हमको देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड में। तो चाहे यहाँ से यहाँ कह लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ कह लीजिए, ऑब्जेक्ट को पहुंचने में 2 ही सेकंड का समय लग रहा है। और हमको निकालना क्या है, आर निकालना है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना है भाई 5 इंटू टी कितना है 2 प्लस हाफ ए कितना है 0 और टी कितना है 2 का स्क्वायर। देखो भाई यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहे तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 5 गुणा 2, 5 2 जा कितना होता है 10, यानी कि 10 मीटर दूर जो है ये बिल्डिंग से दूर जाकर के बॉल ये गिरेगी। ठीक है, 10 मीटर दूर जो है बिल्डिंग से ये बॉल जाकर गिरेगी। तो इस तरीके से आपको जो है ये दोनों क्वेश्चन देख लें, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने चीज़ों को नोट डाउन भी किया होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में हम मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।